जय हिंद और जोहार। देखिए, आज हम लोग कक्षा 8 जेसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित इतिहास के अध्याय 2 के बारे में व्यापार से साम्राज्य तक कहानी को समझेंगे कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है पूरी तरह से उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद इसके अभाव की वजह से जितने भी छोटे मोटे सूबेदार बड़े जमींदार होते हैं वह अपना एक अलग क्षेत्र में एक सत्ता कायम कर लेते हैं, जो अब मुगल साम्राज्य के उतना अधीन नहीं होता था। और वही अगर देखेंगे व्यापार के क्षेत्र में, तो पुर्तगाली, डच और अंग्रेज व्यापार अपना कंपनी बढ़ाते ही जा रही थी। और इसी बीच में होता क्या है कि आपसी कंपनी में जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और संघर्ष बढ़ती है। और इस संघर्ष के बावजूद किस प्रकार से जो है वह अंग्रेज जो है यहाँ पर एक व्यापार और राजनीतिक स्तर पर एक छत्र अधिकार कायम कर लेता है, मतलब एक अपना अधिकार कायम कर लेता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले बताया गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता क्या है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो है वह इंग्लैंड की उस समय रानी हुआ करती थी, और उनसे कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापारिक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 31 दिसंबर 1600 को यह एक चार्टर एक्ट के तहत यानी पत्र जारी किया जाता है एलिजाबेथ के द्वारा। इसमें कहा जाता है कि यह जो कंपनी है इसका प्रतिस्पर्धा कोई भी यहाँ की कंपनी नहीं करेगी। हाँ, यह बाकी जो अन्य सारे कंपनी है वह व्यापार कर सकते हैं ईस्ट क्षेत्र में यानी पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन इसका प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, यानी कि कंपटीशन नहीं करना है। और इसमें आगे और बताया गया है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है। हालांकि इनके आगमन से पहले भी सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है भारत आते हैं, जो एक पुर्तगाली होते हैं, और भारत के कालीकट में उतरते हैं। और यहाँ से बहुत सारे जो है उत्तम किस्म के रेशम, सूती वस्त्र, कपड़े, काले मिर्च, लौंग, इलायची के उत्पादन को देखते हुए यह बहुत सारे मसाले को लेकर वह जाते हैं और काफ़ी महंगे दामों में वह यूरोप के बाज़ारों में बेचते हैं, जिससे काफ़ी मुनाफा होता है। और यही बात पूरे यूरोप में हल्ला हो जाती है कि ईस्ट इंडिया क्षेत्र में यानी कि भारत क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे उत्तम किस्म के सामान हैं जिसका व्यापार किया जा सकता है। और इसके बाद से यही होता है कि कंपनी की गतिविधियां बढ़ने लगती है, यानी कि यूरोप का जो पूरा व्यापारिक क्षेत्र था वह अब भारत की ओर और ईस्ट क्षेत्र में यानी पूर्वी क्षेत्र में आना शुरू कर देता है। तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन जो है, अंग्रेज का आगमन जेम्स प्रथम के राजदूत 1608 में कैप्टन हॉकिंस के रूप में आते हैं। कैप्टन हॉकिंस यहाँ आते हैं और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब तक वे वापस जाते हैं बूढ़े होके, तब तक वह सूरत में पहली कोठी बना चुके थे व्यापारिक क्षेत्र के लिए। और इसके साथ साथ और एक अन्य व्यक्ति बाद में आते हैं जिनका नाम है टॉमस रो, वह भारत में आते हैं। वह भी इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने लगते हैं। और जब तक कि कैप्टन हॉकिंस जो है वापस इंग्लैंड चला जाते हैं, तब तक भारत में बहुत सारे व्यापारिक कोठी और सुदृढ़ तरीके से खुल चुकी थी, जिसमें आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में अंग्रेजों का एक व्यापारिक कोठी खुल चुका था। इसके बाद आगे बताया जाता है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या प्रदर्शन था। होता क्या है कि शाहजहां ने पुर्तगालियों को काफी हद तक रोक लगा दिया था क्रोधित होकर व्यापार के क्षेत्र में, लेकिन अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत दे दी थी। और बदले में 1698 में तीन गांव सूता, नट्टी, कालीकत्ता और गोविंदपुर दिया था, जिसके बदले में उन्हें 12,000 भुगताना पड़ता था वार्षिक के तौर पर। इसके बाद होता क्या है कि वहाँ फोर्ट विलियम का किला बनता है, जो आगे चलकर क्या कहलाता है, कोलकाता नगर कहलाया। औरंगजेब का फरमान था कि वहाँ निःशुल्क जो है व्यापार हो, और इसी के वजह से वहाँ अंग्रेज को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद होता है युद्ध की ओर। होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ के जो नवाब होते हैं बंगाल के, वे काफ़ी ज़्यादा उन पे सशक्त रूल यानी कठोर नियम कानून लगाने लगते हैं, जिसके कारण जो व्यापार क्षेत्र में अंग्रेजों का
अंग्रेजों का और बंगाल के नवाब का जो है आपस में बात नहीं बन रही थी, जिसके वजह से होता क्या है कि पलासी जैसी युद्ध की स्थिति होती है। अब आपको बता दें कि अलीवर्दी खान जो बंगाल के नवाब थे, इनके मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जब नए बंगाल के नवाब बनते हैं तो इनके और अंग्रेजों के बीच में काफ़ी जो है तनातनी होने लगी, मुठभेड़ होने लगी, आपसे बातचीत नहीं होने लगी। इन लोगों का अपना अपना एक आ, मन था, अपना अपना एक वर्चस्व था कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा मनमानी कर रही है। ये वहाँ के नवाब का कहना है और कंपनी का कहना है कि यहाँ के जो नवाब है वह काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। और इसके बीच में होता क्या है कि पलासी का युद्ध शुरू हो जाता है। किनके बीच में? तो सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब होते हैं, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के वहाँ जो अफसर होते हैं उनके खिलाफ। होता क्या है कि सिराजुद्दौला जो है फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने के लिए कहते हैं अंग्रेजों को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने बंगाल के किलेबंदी को नष्ट कर दिया अपने से, और वहाँ के बहुत सारे जो है व्यापारिक क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लिया। कुछ अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिए तथा साथ ही साथ कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किए, आत्मसमर्पण भी किए। और इसके वजह से होता क्या है कि जब यह घटना मद्रास पहुंची, हम आपको बता दें इस भारत के यह लगभग नीचे साइड का यही नक्शा है, और मद्रास जो है उस समय बंगाल के नीचे दक्षिणी हिस्सा में, यानी कि केरल, तमिलनाडु और चेन्नई जैसे क्षेत्र को मिलाकर मद्रास क्षेत्र हुआ करता था। तो यहाँ उस समय अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व था। जब यह घटना बंगाल में देखी गई रॉबर्ट क्लाइव को, तो ये यहाँ से बंगाल जाते हैं और बंगाल में इस घटना को देखते हुए पलासी का युद्ध शुरू हो जाता है। वह बदला लेना चाहते हैं वहाँ के नवाब से। तो इसी के बीच होता क्या है कि 23 जून को मुर्शिदाबाद हम आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जो था वह राजधानी था सिराजुद्दौला को। तो इसी के 22 किलोमीटर दूर पर पलासी नामक एक स्थान है जहां सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध होती है। हालांकि यह युद्ध बहुत कम समय तक चला, महज कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेजों की जीत हुई। अब अंग्रेजों की जीत होने के साथ हुआ क्या कि इस जो क्षेत्र है बंगाल, इसमें अब अंग्रेजों का अपना आधिपत्य हो गया। इन्होंने अपने हिसाब से इस क्षेत्र में जो है अपना शासक, अपना नवाब अपने हिसाब से बनाया, जिसका नाम रखा गया, जो नवाब बना वो थे मीर जाफर। मीर जाफर वह एक कठपुतली की तरह काम करने लगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्हें भी महसूस हुआ कि हमें अपने प्रजा के हित में काम करना है और काम करना होगा, भलाई करना होगा, और जिसके कारण कंपनी का वे कुछ हद तक विरोध करने लगे। तो मीर जाफर को फिर से वापस हटाकर, बंगाल के क्षेत्र में मीर जाफर को वापस हटाकर एक मीर कासिम नामक दूसरे नवाब को वहां बैठा दिए युद्ध कराकर। और मीर कासिम ने भी वही षड्यंत्र करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो फिर से वापस जो है मीर जाफर को वहां या बंगाल का शासक बना दिया गया। अब मीर जाफर को वापस बंगाल का शासक बना दिया गया। तो मीर कासिम और बंगाल के जो उस समय के नवाब थे मीर कासिम, और आपके उस समय दिल्ली के मुगल शासक थे फर्रुखसियार, और एक क्या बोल सकते हैं शुजाउद्दौला जो नवाब थे कहाँ के, अवध लगभग इस साइड का एरिया आता है, अवध के नवाब। और यहाँ दिल्ली के सिराजुद्दौला, मुगल शासक सिराजुद्दौला ने तीनों मिलकर कब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में एक युद्ध छेड़ दिया, जिसमें तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ, तीनों मिलकर यानी कि यहाँ के शासक, यहाँ मुगल शासक, अवध के शासक और बंगाल के शासक तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना गया। हालांकि इसमें भी बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई। अब इसमें होता क्या है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद अंग्रेजों को पूरा भारत में अब धीरे धीरे पूरा अधिकार बढ़ गया था। हालांकि पलासी के युद्ध में सिर्फ उन्हें बंगाल ही मिला था, लेकिन बक्सर के युद्ध में पूरा भारत मिल जाता है, व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपने हिसाब से राजा रखने के लिए। उसके बाद यह जो है हार होने के बाद आप आगे देखेंगे कि कंपनी
के अफसरों का लक्ष्य, अब कंपनी के अफसरों का लक्ष्य था कि वो भी एक नवाब की तरह जीवन यापन करे। इसके लिए कंपनी में जितने भी अफसर थे उसमें करप्शन और भ्रष्टाचार देखने को मिलने लगा। नवाबों ने नवाबों पर उनका दबाव था कि उन्हें पैसा और साथ ही साथ जमीन दिया जाए ताकि वह व्यापार को बढ़ावा दे सके। और इसके वजह से रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय वहाँ एक क्या बोल सकते हैं कर्मचारी थे जो काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित कर चुके थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कंपनी का फैलता साम्राज्य। अब जब कंपनी का पूरा फैल रहा था साम्राज्य, तो इन्होंने यहाँ के छोटे छोटे नवाबों को मूर्ख बनाना शुरू किया। इन्होंने किया क्या कि एक सहायक संधि को लिया, भारतीय रियासतों पर एक सहायक संधि के तहत यहाँ जितना भी क्षेत्र था इसमें अब लोगों को यहाँ के क्षेत्र के नवाबों को कहा गया कि अब हम आपकी देखभाल करेंगे। इस क्षेत्र में जितना भी सैनिकों का खर्चा होगा, सैनिक जो होंगे वह अब हमारे हिसाब से होंगे, हम उसका सारा जिम्मेवारी लेंगे। और पूरा सैनिक क्षेत्र का बढ़ावा इन्होंने अपने हिसाब से रखा और सैनिक को पूरा कंट्रोल किया, ताकि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि पूरे भारत के नवाबों को अपने कंट्रोल में किया जाए। हालांकि आगे चलकर यह काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होता है। उसके बाद होता क्या है कि अब इससे हुआ क्या कि जितना भी नवाब थे उनको अब धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जितने भी नवाब थे उनके सैनिक जो थे वो अपने थे नहीं, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे। और सैनिक जो थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात सुनते थे। जैसे ही नवाब यहाँ के जो हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में आवाज़ उठाते, काम करते, तो सैनिक के द्वारा ही, सैनिक के मदद से ही यहाँ के नवाब का तख्ता पलट कर दिया जाता या मारा जाता। तो इसी के बाद इसमें होता क्या है कि उत्तर भारत में जितना भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन का समय की घटना है यह खत्म होती है। उसके बाद आगे हम लोग दक्षिण भारत में उस समय क्या हो रहा था उसके बारे में जानेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है सर ए मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में, इन्होंने किस प्रकार से जो है अंग्रेजों से लोहा लिया। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड। अगला पार्ट हम लोग इसी चैप्टर का बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।